नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य घटनाचक्र राष्ट्रीय परिदृश्य का जो है यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, जो कि आने वाली PCS एग्ज़ाम जो कि 11 अक्टूबर है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी की जो है यहाँ पे इसको बनाया गया है कि उसके एग्ज़ाम्स में जो है ये क्या क्या पूछे जा सकते हैं। घटना चक्र दृष्टि 2020 उसका हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ों को हम देखेंगे जो एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 जो रिपोर्ट है ये 20 अगस्त को जारी की गई है रिपोर्ट, और ये 5वां जो है संस्करण है। ठीक है, और ये इसका जो सर्वेक्षण था ये 28 दिनों तक चला था। इसमें जो सर्वेक्षण में 4,242 शहरों को जो है, यानी 42 याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट आसान है। 42 ठीक है, तो 42 यानी 4,242 शहरों को शामिल किया गया था और 62 कंटोनमेंट को जो है इसमें शामिल किया गया था। 28 में तो सर्वेक्षण चला था, और ये सर्वेक्षण जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पहला जो सर्वेक्षण जारी किया गया था दोस्त, वो 2016 में पहला सर्वेक्षण जारी किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को एक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना था। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की जो जयंती थी 150वीं थी, और 2 अक्टूबर 2020 की जो जयंती होगी 151वीं 151 जो है ये 19वीं जयंती होंगी। और इसमें डिजिटल सर्वेक्षण था। ठीक है, ये पहला डिजिटल सर्वे था ये, और 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब बात आती है कि इस सर्वेक्षण में सबसे नंबर 1 पे कौन सा शहर शामिल है, तो वो है आपका इंदौर। इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार जो है टॉप स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, चौथी बार जो है लगातार वो टॉप स्थान पर बना हुआ है। सबसे पहले जो 2016 में जो इसकी सर्वेक्षण कराया गया था उसमें नंबर 1 पे था आपका मैसूर 2016 में। एक बात आपको बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। चलते हैं इसमें। तो सबसे नंबर 1 पे जो है वो इंदौर है, दूसरे नंबर पे आपका सबसे 1 पे इंदौर है, और दूसरे नंबर पे आपका जो है वो गुजरात है, तीसरे पे नई मुंबई है, और सबसे लास्ट में जो 47वें नंबर पे यानी अंतिम पायदान पे वो है आपका पटना। सबसे स्वच्छ इंदौर, सबसे गंदा अगर बात करेंगे तो पटना। ठीक है, याद रखना। ये रहा आपका सबसे नंबर 1 शहर, ठीक है, इंदौर, और सबसे लास्ट में कौन सा है, पटना। अगर यूपी की बात की जाए दोस्त, तो यूपी में जो है वो यूपी में टॉप 20 शहरों में जो है 4 शहर शामिल हैं। आपका लखनऊ है, लखनऊ को 12 रैंक मिली है, आगरा को 16 है, वहीं पे गाज़ियाबाद को जो रैंकिंग मिली है वो 19 है, और जो आपका प्रयागराज है उसकी जो रैंकिंग है वो 20 है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश के जो शहर शामिल हैं वो है लखनऊ 12 है, आगरा 16 है, गाज़ियाबाद 19 है, प्रयागराज का जो 20वां स्थान है। ये भी PCS प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कानपुर का स्थान 25वां है, जबकि वाराणसी की बात की जाए तो 27वां स्थान है, यानी मोर देन ये 10 लाख पॉपुलेशन वाले शहर थे। अगर कहीं पूछ ले कि भाई 1 से 10 लाख यानी लेस देन 10 लाख वाली पॉपुलेशन नंबर 1 पे कौन सा शहर है, वो छत्तीसगढ़ का जो है अंबिकापुर है, दूसरे पे आपका मैसूर कर्नाटका है, तीसरे पे जो है वो नई दिल्ली है। अब ये तो बात हो गई आपकी शहरों की। अगर बात की जाए स्टेट की, राज्यों की रैंकिंग की, तो ऐसे राज्य जिनमें मोर देन जो है वो 100 ELBs यानी अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं, जिनमें 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन शहरों में। अच्छा ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जो है 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं? हाँ हैं, तो वो जो है इस वाली कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में? 100 से अधिक स्थानीय निकाय वाली कैटेगरी में आएगा। तो यूपी का जो स्थान है वो 7वां है स्टेट रैंकिंग में। ठीक है, 100 मोर देन 100 ELBs में यूपी का जो स्थान है वो 7वां है, याद रखना है।
और पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे जो है वो मध्य प्रदेश है। लेस देन 100 यूएलबीज में जो रैंकिंग वो झारखंड है, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे उत्तराखंड। ये छोटे छोटे राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ नंबर 1, महाराष्ट्र दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे है, और यूपी का जो स्थान है दोस्त वो है 7 नंबर। ठीक है, स्टेट रैंकिंग हो गई। और अब बात आती है कि गंगा के किनारे बसे शहरों में नंबर 1 पे कौन सा स्थान है पूरे देश में, तो वो वाराणसी को नंबर 1 मिला है। दूसरे स्थान पे आपका कानपुर है। ये 100 मोर देन 1 लाख वाले अगर कहीं पूछ ले कि भाई 1 लाख से कम वाली पॉपुलेशन, तो कन्नौज है पहले नंबर पे, दूसरे पे बिजनौर है। और ठीक है, इतना रहा ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से रिपोर्ट रिलेटेड। अगर आप जो है और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का भी शुभारंभ 3 जुलाई 2020 को। ये 6वां संस्करण होगा क्योंकि 2020 वाला 5वां था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जो है ये 1 फरवरी 2020 में जो है अपने बजट के भाषण में जो है वो निर्मला सीतारमण ने जो है इसका गठन का प्रस्ताव किया था फरवरी 2020 में जी। ठीक है, जिस दिन बजट पास किया जाता है उस दिन जो है इसमें इस गठन का प्रस्ताव की बात की गई थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में। अब ये 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। इसको जो मंजूरी मिली है 19 अगस्त 2020 को। और राष्ट्रीय जो भर्ती एजेंसी होगी केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो है पदों के लिए जो है ये लागू होगी। और इसके लिए जो है एक जो है ये सेट जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में जो है रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होंगे। ये बात यहाँ पे की गई है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वर्ष में 2 बार ये कर आयोजित किया जाएगा, यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा ये वर्ष में 2 बार होगा और 12 प्रमुख भाषाओं में जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और ये सामान्य योग्यता जो परीक्षा होगी यानी सेट जो योग्यता परीक्षा होगी ये 3 स्तरों पर जो है आयोजित की जाएगी। पहला स्तर हो आपका स्नातक, दूसरा उच्च माध्यमिक 12वीं उत्तीर्ण और मैट्रिक यानी 10वीं उत्तीर्ण। और अगर बात करें जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है इसके द्वारा जो है वो केवल पहला टियर 1 जो है ये आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद जो टियर 2 और टियर 3 होगा उसके लिए जो एजेंसियां होंगी एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जो है इस परीक्षाओं का आयोजन करेगा। बाद में इसके अंतर्गत जो है कई परीक्षाओं को जो है वो शामिल किया जा सकता है। और इसमें जो है जो उम्मीदवार जो इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा उसमें जो स्कोर प्राप्त करेंगे वो 3 सालों के लिए जो है वो 3 सालों के लिए क्या है वैध होगा। 3 सालों के जो है वैध होगा। और देश के प्रत्येक जिलों में यह आयोजित की जाएगी परीक्षा। 117 आकांक्षी जिलों में भी जो इसको आयोजित कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए जो बजट स्वीकृत किया, जो पैसा स्वीकृत किया गया है वो 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली जो एजेंसी है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वो जो है एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड होगी अंडर द सोसाइटी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत जो है इसको रजिस्टर कराया जाएगा। आप कमेंट में बताइए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम वर्ष का है, ये इम्पॉर्टेंट, इसको आप जो है कमेंट करके बताइए। और भारत स्तर के जो है जो इसमें भारत सरकार जो सचिव स्तर के अधिकारी होंगे इसकी अध्यक्षता करेंगे। दैट्स इट, इतना इसमें इम्पॉर्टेंट था जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट अटल रैंकिंग। ठीक है, तो अटल रैंकिंग जो है ये जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अभी तक एचआरडी था, एचआरडी का नाम जो है बदल दिया गया है, अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अटल रैंकिंग 2020 जो है वो जारी की गई है। और इसमें जो स्थान है इंडिया का वो 48वां यानी 48 स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है।
और चलते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो अटल रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है, इसमें जो रैंकिंग भारत की है वो कितनी है? 48वीं रैंक है। ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि इस बार रैंकिंग में पहली बार जो है महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों को भी जो है श्रेणी में जो है वो शामिल किया गया है। अब इसमें बात आती है कि जो अटल रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें पहले नंबर पे कौन सा है? तो पहले नंबर पे दोस्त है वो IIT मद्रास है, दूसरे नंबर पर IIT बॉम्बे है और तीसरे नंबर पे जो है वो IIT दिल्ली है। इसको याद रखना है कि अटल रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो IIT मद्रास है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अटल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की जो IIT शामिल IIT कानपुर है जिसकी 6ठी रैंक है, और BHU की जो रैंक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, उसकी रैंकिंग 13 है। वहीं पे जो है अलीगढ़ की जो रैंकिंग है वो है आपकी 13, वो मुस्लिम की अलीगढ़ की जो है वो 11वीं रैंक है। ठीक है, यूपी की जो है अटल रैंकिंग में जो है कानपुर को जो 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है और अलीगढ़ को गया है और BHU को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले नंबर आपने देखा था IIT जो है वो मद्रास था, दूसरे पे IIT बम्बई था और तीसरे पे जो था वो IIT दिल्ली था। और यूपी के IIT कानपुर 6ठे नंबर पे, BHU जिसकी रैंकिंग 13वें नंबर पे है और अलीगढ़ की जो रैंकिंग है वो 11th है। ठीक है, और ये थे जो है पब्लिक वाले। अगर प्राइवेट की बात की जाए, निजी या स्व पोषित विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में, तो KIIT दैट इज कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान को पहला, उड़ीसा में जो है उसको पहला स्थान मिला है। SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु दूसरे, बेलोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बार जो महिलाओं से संबंधित जो जिस संस्था को शामिल किया गया है उसमें केवल सरकारी और सहकारी सहायता प्राप्त वाले ही शामिल हुए हैं। उसका जो नाम है वो है अविनाशीलम। ठीक है, अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु का है वो, उसको पहला स्थान मिला है। दूसरे पे इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन दिल्ली को जो है वो दूसरे स्थान पे प्राप्त हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, पूछा जा सकता है जो अटल रैंकिंग जारी हुई है उसमें पहले स्थान पर कौन सा है? तो याद रखना IIT मद्रास है, दूसरे पे IIT बॉम्बे है, तीसरे पे IIT दिल्ली है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो 30 दिसंबर 2018 को जो है वो पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत की गई थी। और तो ये इससे रिलेटेड अगर बात करें तो जो अंडमान निकोबार में है वो 10 अगस्त को 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर OFC परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत जो है अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। और इसके तहत जो है ये इंपॉर्टेंट, इसके तहत जो है चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य जो है 2x200 GPS तथा पोर्ट ब्लेयर से लेकर के अन्य द्वीपों जैसे कि स्वराज द्वीप, हैवलॉक, लिटिल अंडमान में और कार निकोबार, कोमार्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगड़ के मध्य जो है सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के समुद्र के भीतर जो है 2300 किलोमीटर तक का केबल बिछाया गया है। और इस परियोजना का जो वित्त पोषण है वो भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के अधीन जो है यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया गया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के अंतर्गत किया गया है और इससे जो लाभान्वित होने वाले जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो उपलब्ध होंगे वो चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य, और दूसरी बात इसमें पोर्ट ब्लेयर से लेकर अन्य द्वीपों के मध्य तक। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। तो नदी रोपवे क्या होता है? तो रोपवे अथवा राज्य मार्ग विशेष रूप से खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है रोपवे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली वो है कि जो ये रोपवे है ये गुवाहाटी असम में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी असम में
और इसकी जो लंबाई है 182 किलोमीटर है। और ये रोपवे गुवाहाटी के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ेगा। और इसमें ये रोपवे जो है एक छोटे से द्वीप पीकॉक आइसलैंड के ऊपर से गुजरता है, जहाँ पर प्रसिद्ध उमानंदा जो है मंदिर स्थित है। तो आप पूछ लें कि जो भारत का जो सबसे ऊंचा जो रोपवे है वो कहाँ पे है, तो गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 1.82 किलोमीटर है। और ये जो है आप पूछ ले कहें कि पीकॉक आइसलैंड कहाँ पे है, तो पीकॉक जो आइसलैंड है या ये रोपवे जो है किस आइसलैंड पे बनाया गया है, तो वो पीकॉक आइसलैंड है। कहाँ पे है, ये जो है गुवाहाटी असम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह जो है ये इसकी घोषणा 12 मई 2020 को की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत, आत्मनिर्भर जो भारत है वो किसके अंडर में आता है, तो वो आता है रक्षा मंत्रालय के अंडर में। बात आएगी कि भाई भारत में जो है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक मनाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देवलाली दानापुर किसान रेल। तो वर्ष 2022 तक सरकार ने कहा था कि किसानों की आय को दुगना करने का जो है वो लक्ष्य बताया गया था। उससे ही रिलेटेड ये जो है देवलाली दानापुर किसान रेल को आरंभ जो है ये किया गया है। तो 7 अगस्त 2020 को डेट इम्पॉर्टेंट है, कब आरंभ किया गया है, तो 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेल को जो है हरी झंडी दिखाई है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो रेलगाड़ी है ये अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह रेलगाड़ी एक बार की यात्रा में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो कि नासिक रोड, मनमाड़, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सर आदि स्टेशनों पर गुजरेगी। ये जो रेलगाड़ी है ये देवलाली से दानापुर के मध्य जो है संचालित होगी। देवलाली जो है वो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक छोटा हिल स्टेशन है। और दानापुर की अगर बात की जाए तो बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक नगर। ठीक है, अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे ये जो दानापुर है ना, ये दानापुर जो है जो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, हम आप देखेंगे वहाँ पे जाके वीडियो में देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है मल्टीपल चॉइस वाले में, वहाँ पे बताएंगे, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। तो इस बार जो है जो सर्वेक्षण रिपोर्ट कराया गया था उसमें कंटेनमेंट बोर्ड भी लिए गए थे। कितने 62 कंटेनमेंट यानी छावनी पर जो है उसका सर्वेक्षण कराया गया था। उसमें जो है नंबर 1 पे आपका तो जो जालंधर कैंट नंबर 1 पे था स्वच्छता में। ठीक है, और जबकि सबसे जो गंदा था कैंट वो था दानापुर का, बिहार वाला। इसलिए यहाँ पे हमको याद आ गया, बता दे रहे हैं। सबसे गंदा जो कंटेनमेंट बोर्ड था वो दानापुर बिहार का था। बिहार जो है पटना की सिटी की जो है वो शहर में है दानापुर स्थित। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये जो आपने देखा कहाँ से कहाँ तक चलेगी, संचालित की जाएगी, ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अपनी ये किसानों के लिए अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है। ये 1519 किलोमीटर तक दौड़ेगी। कहाँ कहाँ से गुजरेगी ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से मध्य चलेगी ये है। दूसरी किसान रेल भी स्टार्ट की गई है, जो कि बरौनी से बिहार से लेकर टाटानगर झारखंड के बीच प्रारंभ की जाएगी। और इस रेल के द्वारा जो है बोकारो स्टील हटिया एवं टाटानगर के लिए दूध की आपूर्ति करेगी। जो पहली ट्रेन चली है दोस्त, इसका जो उद्देश्य है वो माल ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसने इम्पॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका आता है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। तो देखो पहला जो संस्करण जारी किया गया था जुलाई 2019 में जारी किया गया था भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो बात है एग्ज़ाम्स के लिए वो ये है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र जो है वो इसकी स्थापना जो है किसके अंतर्गत की जा रही है, तो याद रखना है आपको जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का गठन, यानी जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसका जो है गठन की बात की जाएगी। जो विपक्ष की जो बात चलती थी कि
मंदिर वहीं बनाएंगी, जो डेट नहीं बताएंगे। तो इसका ऐतिहासिक जो फैसला था वो 9 नवंबर 2019 को जो है आया कि मंदिर अब अयोध्या में ही बनेगा। कब आया था ऐतिहासिक फैसला? 9 नवंबर 2019 को। और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो है वो गठन को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। अब जो प्रधानमंत्री जो है 5 अगस्त 2020 को गए थे इसके निर्माण की भूमि पूजन के लिए, वो 5 अगस्त 2020 को गए थे। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में। और इसमें इम्पोर्टेंट बात और क्या है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ जो ट्रस्ट है उसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें से एक जो है सदैव दलित समाज से रहेगा। मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि श्री राम तीर्थ न्यास से जुड़ी संपत्ति को बेचने का अधिकार ट्रस्ट को नहीं होगा। सभी ट्रस्टी मिलकर एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यास का एक महासचिव व एक कोषाध्यक्ष भी होगा। देखिए, जो ट्रस्ट है उसका जो अध्यक्ष, उसका जो प्रमुख बनाया गया है वो महंत नृत्य गोपाल दास। किसको? महंत नृत्य गोपाल दास को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके महासचिव जो हैं वो चंपत राय हैं। श्री राम जन्मभूमि के जो अन्य सदस्य हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं, इनको याद रखना। इसमें बात यह है कि जो बात की गई जो सदैव जो दलित से होगा, दलित समाज से एक सदस्य, तो दलित समाज से जो सदस्य है वो है कामेश्वर चौपाल। ये कहाँ के हैं? ये पटना से हैं। ठीक है, इतना इसमें याद रखना। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो रिपोर्ट 2020 से रिलेटेड अगर बात करें तो ये चौथा संस्करण है। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकाथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को संबोधित किया था। देखो, जो हैकाथॉन हुआ है ये कब हुआ है? ये हुआ है 1 अगस्त 2020 को। ये इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 2020 को हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसका जो थीम है ये इम्पोर्टेंट, इसमें इतना इम्पोर्टेंट, इसकी जो थीम है वो है कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, नो आइडिया इज़ टू स्मॉल, दैट्स इट। और वर्ष 2017 में जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है वो प्रथम संस्करण आयोजन किया गया था पहले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि बहुत चर्चा में। देखो, देश में सबसे पहले जो राष्ट्रीय नीति जारी की गई थी 1968 में जारी की गई थी। उसके बाद जो है वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो जारी की गई। और 2020 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये अपनी तरह का तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसको याद रखना, कौन सी है? थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाई कि यह नीति जो है 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5334 की एक नई व्यवस्था की बात करता है। 5334 जो है वो 12वीं कक्षा की तरह होगा, यानी 12वीं तक की बात की गई यहाँ पे कि 5 में 3 + 3 3 + 4 में क्या है। तो देखो 5 + 3 + 3 + 4 व्यवस्था को क्रमशः आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष और माध्यमिक 4 वर्ष विभाजित किया गया है। क्या क्या है इसमें देखते हैं सीरियल वाइज में। तो आधारभूत चरण के 5 वर्ष, यानी जो +5 है उसमें क्या है कि 5 वर्ष में 3 वर्ष तक बच्चा आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में रहेगा। जब वो 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। फिर अगले 2 वर्ष में कक्षा 2 तक जो है वो पढ़ाई पूर्ण करेगा। अब +3 यानी प्रारंभिक चरण जो होगा +3 3 वर्ष में वो क्या करेगा? 3 वर्ष में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करेगा, जो इसकी उम्र जो है 8 से 11 वर्ष होगी। दूसरे में +3 है, उसमें क्या है कि कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, जिसकी उम्र 11 से 14 होगी। फिर आपका आता है माध्यमिक चरण यानी +4, 5 प्लस क्या देखा हमने? 5 + 3 + 3। तो ये +3 वाले में क्या है? पहले 3 में ये है, फिर
+3 में ये है, और +4 में जो है वो क्या है, तो वो है माध्यमिक चरण 4 वर्ष का। इसमें क्या है कि कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जो है वो संपन्न होगी, 9 से 12 तक, ठीक है। और आगे इससे बात करें, इसमें एक और बात समझ लो कि जो एक बच्चा होता है उसकी जो मानसिक संख्या के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण जो चरण होता है, विश्व स्तर पर जो मान्यता प्राप्त की प्रदान की गई, जो उसके माइंड का जो डेवलपमेंट है, मेनली 3 से 6 साल के बीच में जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा उसमें बड़ा ही क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, हर चीज़ में क्या कैसे पूछता रहता है। तो वर्ष 2030 तक, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वर्ष 2030 तक वो है फ्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर जो है 100% ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को जो है वो प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, जो एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है, इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक प्री स्कूल यानी स्कूल स्तर तक 2030 तक जो है 100% एनरोलमेंट को जो है वो बढ़ाने की बात की गई है। और इसमें क्या है कि शिक्षा का जो माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा भी होगी, इसमें ये बात कही गई है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे, ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल ही जो है ये एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे, इसमें सभी शामिल होंगे, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। अब देखो, ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जो होती हैं वो जारी रहेंगी, इसमें ये बात ध्यान रखना। ग्रेड 10 और 12 के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो जारी रहेंगी। मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है वो स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया, उसका नाम होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, दैट इज ग्रास इनरोलमेंट जो रेशियो उच्च शिक्षा में, देखो प्री स्कूल में जो लक्ष्य था 2030 तक था, फ्री स्कूलिंग के लिए 2030 तक जो लक्ष्य था वो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को जो है 100% बढ़ाना था। अगर हायर एजुकेशन की बात करें उच्च शिक्षा में तो 2035 तक वो लक्ष्य है। कब तक है? 2035 तक है, और वो 50% है। 2035 तक 50% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है हायर एजुकेशन में ग्रास इनरोलमेंट रेशियो का। देखो, स्नातक की जो उपाधि होगी 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। यानी आप पहली ग्रेजुएशन पहुँचे, फर्स्ट ईयर किया, फिर मन नहीं हुआ आपने छोड़ दिया, तो आपको फर्स्ट ईयर की जो है वो आपको एक तरह की आपकी मार्कशीट मिल जाएगी और वो आप उसको वो मान्य होगी। फिर आप नहीं करना चाहे फिर दूसरी साल, फिर तीसरी साल करना चाह रहे हैं, सही चाहे जाके फिर से इनरोलमेंट कर लो, तो आप एडमिशन लोगे तो आपको फिर आप जहाँ तक पढ़ें उसके आगे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो देखो, स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। उदाहरण की बात की जाए तो 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, या 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, या 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, बहुविषयक शिक्षा को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। और पीएचडी के लिए या स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। यहाँ पे देखो, मेन बात यह है कि जो एमफिल की डिग्री होती थी उसको बंद कर दिया गया है, एमफिल कार्यक्रम को जो है वो बंद कर दिया गया है। विश्व के शीर्ष विद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में वर्तमान में अनुसंधान और नवाचार निवेश जीडीपी में केवल 0.069% जो है ये, जबकि अमेरिका में जो है इससे ज़्यादा है। ठीक है, अमेरिका में लगभग आप देखोगे अपने यहाँ 0.69%, अमेरिका में 2.8%, इसराइल 4.3%, दक्षिण कोरिया में 4.2% जो है करते हैं। भारतीय उच्च स्तर शिक्षा आयोग, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत 4 स्तर जो है ढांचों की स्थापना की जाएगी। यानी जो आपका NHERC, दैट इज नेशनल हायर एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, और नेशनल एक्सीलरेशन काउंसिल NAC, और आपका जो हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन EGC, तथा सामान्य शिक्षा परिषद
दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल जो शामिल होंगे वो होंगे आपके जो है किसके अंडर में आएंगे, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आएंगे। 4 चीज़ें हैं, NHERC, NAC, HEGC, GC और EHEIC। इन चारों को जो है अंगों के बीच किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगा। 50 वर्षों में ही 2020 से अधिक भाषाओं को खो दिया है। 50 वर्षों में भारत जो है वो 220 से अधिक भाषाओं को खो चुका है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, देखो, अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी इस पॉलिसी के तहत। अब राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच दैट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी निर्माण किया जाएगा। यह जो नीति है वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। यह नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव करती है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा जो GDP के जो प्रतिशत है वो कितना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र और GDP का जो रेशियो है वो 6% तक जो है वो सार्वजनिक निवेश बढ़ाएगा। कितने? 6%, इम्पोर्टेंट याद रखना। और शिक्षा नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिक के कस्तूरी, ये इम्पोर्टेंट भाई, ठीक है। जो नई पॉलिसी है, इसके पॉलिसी के निर्माण की जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके के कस्तूरी रंगन, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात, के कस्तूरी रंगन। समिति द्वारा 31 मई 2019 को शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसकी सरकार द्वारा जो है सुझावों को सार्वजनिक कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका है भारतीय सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन। देखो, वर्ष 1992 से जो है वोमेन स्पेशल एंट्री स्कीम योजना के तहत भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के कमीशन की शुरुआत हुई थी। और स्मृत तथ्य है कि 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी जो है मंजूरी प्राप्त जारी कर दिया है 23 जुलाई 2020 को। और इसमें इंपॉर्टेंट बड़ा 17 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत जो है भारतीय नौसेना में भी महिलाओं के अस्थायी कमीशन की जो है वो प्रदान करने की बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। तो मणिपुर जल आपूर्ति जो परियोजना है जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है ये इसकी शुरुआत की गई है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और जल जीवन मिशन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, यहाँ पे ग्रामीण परिवार को बात की जा रही है, वर्ष 2024 तक चालू घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई जो मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना के तहत वहाँ पे जो है इस चीज़ को पढ़ गया। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है दोस्त, ये इम्पॉर्टेंट बात है एग्जाम क्वेश्चन पे। जो जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य वो कब तक है? तो वो है 2024 तक, 2024, ठीक है। जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है 2024 तक नल कनेक्शन, ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, ग्रामीण की बात की जा रही, ठीक है। शहरों में वैसे भी उपलब्धि होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मणिपुर जल आपूर्ति योजना पर 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना के तहत कुल लागत जो है 3054.58 करोड़ रुपए है, जिसका जो वित्त पोषण है वो NDB जो है द्वारा किया जाएगा। मणिपुर का क्या लक्ष्य है कि मणिपुर वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफ़ी पहले वित्त वर्ष 2021 और 22 तक ही इस दृष्टि को 100% कवरेज करने की योजना बना रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें याद रखना कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है 2024 तक है। चलते नेक्स्ट है कि आपका सुपोषित माँ अभियान। तो सुपोषित माँ अभियान भारत में व्याप्त पोषण अल्पता को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य वो गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। स्मरणीय जो तथ्य इसमें है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भामाशाह मंडी परिषद कोटा राजस्थान से सुपोषित माँ अभियान का
जो है शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन बने कि सुपोषित माँ अभियान जो है वो किस के अंतर्गत आता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी जो शुरुआत की गई वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जो है ये कोटा राजस्थान से शुरुआत की गई है स्मृति ईरानी की उपस्थिति में। इसमें क्या होगा कि पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की जो है किट प्रदान की जाएगी। और ये जो योजना है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये पहले शुरू की जाएगी 1000 महिलाओं के साथ, बाद में अन्य चरणों के तहत संपूर्ण भारत में जो है लागू किया जा सकता है। देखो इसके तहत जो है सुपोषित माँ अभियान किट में जो है गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार और बाजरा का आटा, गुड़, दलिया, दाल, मूंगफली, देसी घी एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हैं। इस बार इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई इस योजना में जो एक परिवार की केवल एक जो है गर्भवती महिला जो है शामिल होगी, ठीक है। और इसका क्रियान्वयन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है परीक्षा के पर्पज़ से, वो ये है कि जो इसकी शुरुआत की गई है कोटा राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा भामाशाह मंडी परिसर में स्मृति ईरानी की उपस्थिति में। इसमें क्या होगा कि 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को जो है 17 किलोग्राम संतुलित आहार जो है किट प्रदान की जाएगी। और ये जो योजना है, इस योजना में तहत जो है केवल एक परिवार में केवल एक महिला जो है गर्भवती जो होगी उसको शामिल किया जाएगा और महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को जो है चलाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अमाउंट है 1.70 करोड़ है और इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जो है ये तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है 2020 तक कोविड-19 महामारी की चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में गरीब परिवारों को जो है खाद्यान्न की उपलब्धि को सुनिश्चित करना है। इसके तहत क्या हो रहा है इसको देखते हैं। इस योजना के तहत कुल 80 करोड़ व्यक्तियों को जो है वो देश की लगभग 2/3 आच्छादित जो है किया जाना था। और इसके तहत क्या है इस योजना के तहत देखो 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2030 तक जो है इसका विस्तार किया गया। अब देखो अप्रैल से लेकर के ये जून तक था, उसके बाद फिर जून में इसको बढ़ा दिया गया। जून से नवंबर तक जो है इसमें मिलेगा गरीबों को जो है जो हमारे जो पात्र गृहस्थी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसके तहत जो है ये प्रति माह जो है वो 5 किलोग्राम गेहूँ या चावल, दोनों की बात नहीं है, गेहूँ या चावल जो है वो फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। नवंबर तक चलेगी ये स्कीम। और ये प्रति माह 1 किलो चना का भी जो है आपूर्ति जो है वो की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का विस्तार जो है वो 90,000 करोड़ रुपए तक से अधिक खर्च इसमें हो रहा है केंद्र सरकार का। और इसमें कितने करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग आच्छादित हो रहे हैं। और इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया जाएगा। देखो इस योजना के तहत और भी शामिल हैं। देखो गरीबों को 5 किलो जो है वो 5 किलोग्राम गेहूँ या चावल और 1 किलोग्राम चना जो है हर माह उपलब्ध कराया जा रहा है फ्री में। कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना है। इस बीमा योजना की जो अमाउंट राशि है वो 50 लाख रुपए है। इसमें क्या है कि कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें जो है उनके लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा। इसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय है, नर्स है, आशा कार्यकर्ता है, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ एवं अन्य कर्मी विशेष बीमा योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। और इसमें लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र तथा अस्पताल जो है इसमें शामिल हैं। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई है। पहले क्या था 182 रुपये था, फिर बढ़ाकर जो है 20 रुपये इसमें ऐड कर दिया गया। 202 रुपये जो है गरीब जो शहरों से जो गांव आए हैं उनके लिए मिलेगा। जो मनरेगा में काम करते हैं उनको 182 की जगह अब 202 रुपये जो है वो कर दिया गया है। इससे देश के लगभग इतने करोड़ लाभान्वित होंगे। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट बात थी। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या थी भाई कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी
26 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसका जो पैकेज था 1.70 लाख करोड़ रुपए का जो है कि घोषणा की गई थी, इसमें पैकेज था। इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है, इसमें बात इंपॉर्टेंट है कि जो गरीब होंगे उनको जो है 5 किलोग्राम गेहूं या चावल हर महीने और साथ में चना 1 किलोग्राम मिलेगा। और इसकी जो राशि आएगी लगभग 90,000 करोड़ रुपए की खर्च राशि होगी इस योजना के तहत। दूसरी बात इसमें यह था कि भाई जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी जुटे हुए हैं उनके स्वास्थ्य कवर के लिए जो है इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार अगर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए क्या है कि योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें क्या है कि 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कवर करने की प्रावधान किया गया है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मजदूरों जो मनरेगा के तहत जो है मजदूरी बढ़ा दिया गया 1 अप्रैल 2020 से। कब से? 1 अप्रैल 2020 से, यानी नई फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2020 से जो है 182 की जगह 202 रुपये कर दिया गया। ठीक है। और बस इतना इम्पोर्टेंट। अब आता है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन के माध्यम से जो है इसकी जो है प्रस्तुति की थी। ठीक है। कब? 31 मई 2020 को मन की बात में। प्रधानमंत्री जी मन की बात बहुत करते हैं। आइए अब देखिए, प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है इसमें क्या है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कब ये शुभारंभ किया गया है। इसका इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो शुभारंभ किया गया है वो 20 जून 2020 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये अभियान की जो शुरुआत की गई कहाँ से? बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेली हर ग्राम में से। ठीक है। और इसके तहत 6 राज्यों को लिया गया है। कौन कौन से राज्य हैं वो देख लो आप यहाँ पे। ठीक है। रोजभूमि याद रखना थोड़ा। रोजभूमि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, झारखंड। देखो रोजगार है ही है, तो रोज में जो है 3 स्टेट छुपे हुए हैं। राजस्थान है, उड़ीसा, झारखंड। बी से बिहार ले लो, यू से उत्तर प्रदेश, यम से जो है महाराष्ट्र होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग हैं, उनको रोजगार की क्या ज़रूरत है, तो यम से ले लेना आप मध्य प्रदेश। ठीक है। तो 6 राज्य इंपॉर्टेंट हो गए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार द्वारा जो है वो खर्च की जाएगी। दैट्स इट। बाकी आगे के पार्ट में हम देखेंगे दोस्त। थैंक यू।